नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका राधेश्याम क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ शिक्षण अभिरुचि जो आपके बीएसटीसी पीटीटी 2021 में आने वाली है 50 नंबर की। उसके आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छे 15 क्वेश्चन होंगे आज की सीरीज में और बहुत ही सुंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर ये 15 क्वेश्चन आपके पूरे सही हो रहे हैं तो आपको शिक्षण अभिरुचि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओनली एक बार आपको आंखों से निकालनी है, पढ़ लेनी है बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस लाइव को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो और दोस्तों को नहीं जोड़ रहे हो तब कोई मज़ा नहीं आएगा इस क्लास में। तो दोस्तों, फटाफट से शेयर कर दीजिए इस क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को जोड़ दीजिए। उनको बोल दीजिए शिक्षण अभिरुचि की क्लास चल रही है, भाई आ जाओ सभी। तो हम शुरू कर रहे हैं शिक्षण अभिरुचि की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देने की ट्राई करना है। आपको कमेंट में आंसर लिखते रहना है और एक कागज़ या कॉपी पेन लेकर बैठो और खुद का एक टेस्ट लो। भाई 15 क्वेश्चन है तो उसके अंदर मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, जिससे आपका सेल्फ टेस्ट भी हो जाएगा और इस वीडियो को आप देख कर सेल्फ टेस्ट आराम से ले सकते हो। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सफल शिक्षक वह होता या वह कहलाता है जो छात्रों की, ऑप्शन ए है, इच्छानुसार कक्षा में पढ़ाता है, कमजोरियों को नज़रअंदाज करता है, अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है, कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता है। दोस्तों, इसका आंसर फटाफट कमेंट में देते रहिए और कॉपी में भी लिखते रहिए कि हाँ मेरे कितने उत्तर हैं वो सही हो रहे हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की निम्न में से क्या करता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन काटना आना चाहिए, आपको ऑप्शन कट करना आना चाहिए। दोस्तों, सफल शिक्षक क्या वो हो सकता है जो कमजोरियों को नज़रअंदाज करे। भाई अगर कमजोरियों को ही नज़रअंदाज करेगा तो छात्रों को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन बी तो सीधे ही कट हो जा रहा है, तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। फिर देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और डी पर देखो, कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता है। तो मित्रवत व्यवहार तो करते ही हैं सब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इच्छानुसार कक्षा में पढ़ाता है। अब छात्र तो जैसे कि शिक्षक है साइंस का और छात्र ने बोला सर संस्कृत पढ़ाओ, तो वो छात्रों की इच्छा अनुसार वैसे पढ़ाता है, साइंस की टॉपिक पढ़ेगा, लेकिन छात्रों की पूरी इच्छा के ऊपर थोड़ी चलेगा वो। लेकिन ऑप्शन सी देखिए, अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है, यानी कि छात्र के अंदर निहित जो संभावना है कि भाई छात्र, हाँ ये छात्र क्या कर सकता है, इसको मेरे को ऐसे करना चाहिए ताकि आगे बढ़े और अच्छा कर सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है, यानी कि छात्र के अंदर निहित संभावनाएं जो हैं वो आगे क्या कर सकता है उसका विकास करता है, वही सफल शिक्षक कहलाता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी जिसने भी दिया है उसको मिले हैं 3 नंबर और जिसने भी ऑप्शन बी दिया है उसको तो 0 मिला है, और जिसने भी ऑप्शन डी और ए दिया है उनको क्रमश 1 या 2 अंक मिले हैं। इसमें 2 दे दो और इसमें 1 दे दो, तो इस प्रकार से इसका अंक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र अंशतः शुद्ध देता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, उसे वैसा ही छोड़ देंगे, शुद्ध उत्तर समय बता देंगे, छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे। दोस्तों, आपने किसी को प्रश्न पूछा है, आपको शिक्षक मानते हुए चलना है। आपने क्लास में किसी को प्रश्न पूछा है और उसने टूटा फूटा उत्तर दिया, उसने मतलब उत्तर तो सही दिया लेकिन थोड़ा टूटा फूटा दिया है, अंशतः शुद्ध दिया है, पूरा शुद्ध उत्तर नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, उसे वैसा ही छोड़ देंगे। तो ये तो नहीं हो सकता, उसे वैसा तो नहीं छोड़ेंगे हम, वहाँ पर अपनी नहीं देखनी, वहाँ पर एक शिक्षक की भूमिका को लेकर आपको ये सवाल करने हैं, ठीक है। शुद्ध उत्तर समय बता देंगे, हाँ भाई हो सकता है हम बता देंगे शुद्ध उत्तर के बेटा ये तेरा गलत है और इसका सही उत्तर ये है। छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा कि शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे, क्योंकि शुद्ध उत्तर तो बाद में बताना पड़ेगा जिससे छात्र समझ तो पाएंगे, हाँ भाई इसका राइट आंसर ये था लेकिन मैंने ये दे दिया, थोड़ा मैंने ये गलती की, उसको गलतियाँ पता चलेगी। तो डी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन बी और सी में से आपको एक क्लिक करना है जिस पर आपको 3 नंबर मिले। तो शुद्ध उत्तर समय बता देंगे या छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, इसमें से क्या होगा सभी कमेंट करो। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अब ये कैसे सर, ये कैसे हो गया इसका आंसर छात्रों से, इसका मतलब जिसको आपने प्रश्न पूछा था, जिस छात्र ने आपका उत्तर दिया है टूटा फूटा,
तो उसने तो दे दिया, चलो उसका माना, लेकिन जो दूसरे भी क्लास के अंदर छात्र हैं, जो दूसरे छात्र हैं, उनसे शुद्ध उत्तर जानने का पहले तो प्रयास करेंगे। हाँ भाई, राम ने गलत बता दिया है तो चल रमेश तू खड़ा हो जा और तू बता दे राइट आंसर क्या होगा इसका। अगर वो बता देता है तो आप उस छात्र जो राम ने बता दिया तो आप रमेश को बता देंगे कि बेटा ये इसका सही उत्तर था, तेने ये मिस्टेक कर दी। तो सबसे पहले आप वरीयता दोगे छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने की। अगर किसी छात्र को नहीं आता है तो फिर शुद्ध उत्तर आप समय बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपको 3 नंबर देख के जाएगा, और ऑप्शन डी जिसने दिया उसका 0 मिलेगा, और ऑप्शन ए वाले को 1 मिलेगा, और शुद्ध उत्तर समय बताएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। कि हाँ भाई, आपके क्लास में छात्र हैं वो चोरी कर रहे हैं, कोई न कोई उनकी आदत लग गई है चोरी की, तो उसकी प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। आप एक शिक्षक के तौर पर क्या कदम उठाएंगे। आप क्या हो, एक शिक्षक हो, उसके तौर पर आपको क्या कदम उठाएंगे आप। तो ऑप्शन ए है, कक्षा में उनको बेइज्जती करेंगे, प्रधान अध्यापक को बताएंगे। सी, ऑप्शन के कारण चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे। ऑप्शन डी, पुलिस की सहायता लेंगे। तो आप शिक्षक हो और आपकी क्लास में चोरी की प्रवृत्ति हो रही है छात्रों की, तो आप क्या करोगे, कक्षा में उनको बेइज्जती करेंगे। चलो, बेइज्जती करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब पुलिस को सूचना देंगे। अब ये एक स्कूल का मामला है और क्लास की चोरी का मामला है, तो पुलिस की सूचना देनी इतनी आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन डी तो सीधा गलत है। फिर भाई प्रधान अध्यापक को बताएंगे। अब कक्षा में बेइज्जती चोरी जो कर रहा है उसकी आदत है, उसको बेइज्जती क्या, भले आप कुछ भी कितना ही पीटोगे तो उसकी नहीं सुधरने वाली, तो बेइज्जती से भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको अपन को 3 नंबर लाने, 3 नंबर वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो प्रधान अध्यापक को बताएंगे, हाँ भाई बताएंगे, उससे थोड़ा फर्क पड़ सकता है। उससे पहले आप क्या करोगे, चोरी के कारणों का पता लगाकर उसका निदान करेंगे। चोरी प्रवृत्ति है लेकिन चोरी क्यों कर रहा है, हो सकता है उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती हो, इसलिए उसकी चोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उसके पास ऐसी आर्थिक तंगी है कि वो अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो इच्छा की पूर्ति करने के लिए वो चुराता हो चीज़ें। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम उनको कारण पता करना होता है। तो ये जो है आपको 3 नंबर देके जाएगा। प्रधान अध्यापक को बताएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और 1 नंबर मिलेंगे बेइज्जती के, और 0 नंबर मिलेगा पुलिस की सहायता लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालयों से विरत हो जाते हैं क्योंकि। भाई चौथा क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा मतलब आप जो 1ली से 5वीं तक की शिक्षा है उसमें उस व्यवस्था में बच्चे विद्यालय से विरत हो जाते हैं। विरत यानी कि बच्चे विद्यालय की ओर रुख कम लेते हैं, विद्यालय से विद्यालय आते नहीं है टाइम पर, और विद्यालय से डरते हैं। क्यों। ऑप्शन ए, शिक्षक उनकी हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते। ठीक है, मतलब हाजिरी लेने में कठोरता मतलब हाजिरी नहीं भरते अच्छी तरीके से कि बच्चे आया नहीं आया, कठोरता नहीं रख रहे हैं। उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती इसलिए नहीं आ पाते। विद्यालय में शिक्षक प्रेरित नहीं कर पाते इसलिए नहीं आते। शिक्षकों की संख्या अधिक होती है। इसमें से कौन सा राइट आंसर होने वाला है, जल्दी कमेंट कीजिए सभी, देखते हैं आपके कितने सही हो रहे हैं। तो देखो ऑप्शन डी है, शिक्षकों की संख्या अधिक होती है। अब शिक्षकों की संख्या भले ही कितनी अधिक हो, अपनी अपनी कक्षा का अपना कक्षा अध्यापक ध्यान रखता है। तो उसमें प्रारंभिक शिक्षा अगर कक्षा अध्यापक उनको अच्छे से प्रेरित कर लेता है तो वो आराम से आते हैं स्कूल। तो शिक्षकों की संख्या अधिक होना इसका कोई मतलब लॉजिक आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर देखो शिक्षक उनकी हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते। अब हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते, ये आंसर भी कुछ खास अच्छा नहीं रहने वाला है। देखो बी, देखो उनकी आर्थिक परिस्थितियां अन्य दिशाएं अनुकूल नहीं होती, ये भी हो सकता है। हाँ भाई, आर्थिक स्थिति और दशा अनुकूल नहीं होती इसलिए नहीं आ पाते, लेकिन इसका मेन रीजन है वो है कि शिक्षक उनको प्रेरित नहीं कर पाते। जो विद्यालय में शिक्षक है उनको अच्छे से प्रेरित नहीं कर पाते हैं, उनको ऐसे माहौल में नहीं डाल पाते हैं जिससे वो बच्चा घर बैठा ना रह सके, बस उसको स्कूल की याद आए कि हाँ मुझे तो स्कूल जाना है। ऐसे माहौल उनको नहीं दिला पाते वो शिक्षक, अच्छे से उसको मोटिवेशन नहीं करते कि बच्चों स्कूल में क्या होने वाला है, आपका भविष्य ऐसे होगा और आप पढ़ो अच्छे बनोगे। उनको मतलब ऐसे अच्छे से प्रेरित नहीं कर पाते, इसके कारण वो विरत होते जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है वो आपको 3 नंबर दिलाएगा। ऑप्शन सी कितने दिलाएगा, 3 नंबर दिलाएगा, जबकि ऑप्शन डी जो है वो दिलाएगा आपको 1 नंबर, और ऑप्शन जो बी है वो आपको 2 नंबर दिलाएगा। हाँ भाई, हो सकता है आर्थिक परिस्थिति अन्य दिशा भी अनुकूल नहीं होगी, तो ये ऑप्शन आपको 2 नंबर दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त देखकर छात्र के मन में। ऑप्शन ए, स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। बी, स्वाध्याय की भावना कुछ कुछ जागृत होती है। ऑप्शन सी, कोई भावना जागृत नहीं होती। ऑप्शन डी, पढ़ने से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। बताइए, अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त, अध्यापक खुद पढ़ रहा है, किताब लेके अध्यापक पढ़ रहा है, तो उससे बच्चे क्या सीखेंगे। ये अपनी पुस्तक है और अध्यापक उसको पढ़ रहा है,
तो उसको देखकर छात्र के मन में क्या होगा कि वाह, वो सोचेगा हाँ यार सर भी पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये भावना जागृत होगी कि हाँ भाई सर पढ़ रहे हैं, तो उनकी ये भावना जो है वो कुछ कुछ जागृत, यानी थोड़ी थोड़ी जागृत होगी और थोड़ी थोड़ी नहीं, कोई भावना जागृत नहीं होगी, या पढ़ने से विरक्ति उत्पन्न होगी। तो इसमें डी तो सीधा गलत हो जाएगा। अगर सर पढ़ रहे हैं तो बच्चे ऐसा तो नहीं, विरक्ति तो उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन कोई भावना जागृत नहीं होगी, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सही कौन सा होगा? ऑप्शन यहाँ पर होगा सही अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा एकदम। स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। हाँ भाई, अध्यापक को देखकर बच्चों के मन में भी भावना जागृत होती है, तो अध्यापक पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। ठीक है, अध्यापक को देखकर बच्चों के मन में भावना जागृत होती है, ये आपको 3 नंबर दिलाएगा। और स्वाध्याय की भावना कुछ कुछ जागृत होती है तो 2 नंबर दिलाएगा। और अगर आप ऑप्शन ये देते हो कोई भावना जागृत नहीं होती तो आपको 1 नंबर मिलेगा, इस पर तो सीधा 0 मिलेगा। छात्रों, नेक्स्ट है छठा, छात्रों के में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक के तौर पर क्या करेंगे छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने के लिए? ऑप्शन ए, समय उसके साथ खेलेंगे। ऑप्शन बी, विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे। ऑप्शन सी, खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। ऑप्शन डी, उन्हें खेलने के लिए कहकर श्रव्य अन्य कार्य करेंगे। आप एक शिक्षक हो, आपको विद्यार्थियों में खेलों के प्रति, खेल जो है खेल खेल में सीखो जो आपने सुना होगा, उसमें खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के, बच्चे खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपको रुचि पैदा करने के बच्चे खेले, तो आप क्या करेंगे? सभी उनके साथ खेलेंगे। हाँ बिल्कुल हो सकता है ये राइट। तो पहले तो जो डायरेक्ट गलत हो रहे हैं उनको गलत करो। उन्हें खेलने के लिए कहकर सभी अन्य कार्य करूंगा, बिल्कुल नहीं यार, ऐसा तो नहीं, उनके साथ धोखा नहीं करेंगे। उनको बोल दिया बच्चों आप खेलो, मैं आ रहा हूँ, और आप मजे का वो रजिस्टर वगैरह बना रहे हो बैठे बैठे, ऐसा नहीं करना है। खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, खेलों के महत्व पर प्रकाश डालेंगे, आप उनको लाभ हानि सब बता देंगे, लेकिन उनके मध्य कोई रुचि पैदा नहीं होगी, वो पढ़कर छोड़ देंगे, यार अपन को नहीं करना, लाभ चाहिए नहीं अपन को, ऐसा सोचेंगे। तो ये भी परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों को उदाहरण देंगे। उनको आप बताएंगे क्रिकेट, बेटा देखो क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी कितना अच्छा खिलाड़ी, आप भी ऐसे बनोगे, आप भी खेलो। तो फिर भी उनके अंदर इतना जोश नहीं आएगा, वो फिर उनके अंदर उतना उल्लास नहीं होगा खेल के प्रति। अगर आप समय उनके साथ खेलोगे, अगर आप समय उनके साथ खेलोगे कि चलो अपन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सितोलिया खेलते हैं, अगर आप उनके साथ खेलोगे तो बच्चे सोचेंगे अरे वाह सर खेल रहे हैं। आप दौड़ोगे, रन लोगे, आप जो भी करोगे एक्टिविटीज़, उससे बच्चे बहुत खुश होंगे और उनके अंदर एक अलग ही माहौल होगा, उनके अंदर उत्साह होगा, तो वो खेलने को लेकर उनकी रुचि खतरनाक बढ़ेगी। कह रहे यार सर खेल रहे, अपन भी खेल रहे, सर से ज़्यादा रन बनाएंगे, ऐसा सोचकर वो आपके साथ खेलेंगे, उनकी रुचि ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या करना है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा कि हाँ हम बच्चों के साथ खेलेंगे समय हो। तो ऑप्शन 3 जो देंगे उनको 3 नंबर मिल जाएंगे, डी जो देंगे उनको 0 मिलेगा, और संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे तो इस पे 2 मिलेगा और इस पे आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ पे इस पे 2 मिले या इस पे 1, कुछ भी हो सकता है। अब छठा क्वेश्चन है, सॉरी 7वां क्वेश्चन, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले लोग हैं तो आप उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा आपका? भाई अलग अलग जाति के लोग आपके स्कूल के अंदर हैं, अलग अलग कास्ट के, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए है कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, बी उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, डी अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो दोस्त अगर आप शिक्षक हैं तो आप इसमें से क्या सूझ करेंगे? भिन्न भिन्न जाति वाले लोग हैं तो शिक्षक के तौर पर आपको सबको समान देखना होता है। शिक्षक क्या होता है? सबको समान दृष्टि से देखता है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। उसके लिए भले ही कोई कैसा भी हो, लेकिन उसको सबको क्या करना है? पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है और सबको सिखाना है, उसका काम ये होता है। तो अपने कार्य से मतलब रखेंगे, ठीक है सही है। केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए है वो ज़्यादा सही है, किसी से भी भेदभाव नहीं रखेंगे। यहाँ पर आपको किसी से भेदभाव नहीं रखना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना है, तो आप एक अच्छा आपको एक महसूस होगा, सबके साथ भेदभाव नहीं रखना है। तो इसके अंदर क्या था? ऑप्शन ए के अंदर 3 नंबर मिलेंगे और बाकी वालों के अंदर जो अपने कार्य से मतलब रखेंगे उसमें तो 0 मिलने वाला है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में ऑप्शन ए है तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, बी है घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक है, सी है मनोरंजन की भावना को कम कर देता है, ऑप्शन डी है थकान उत्पन्न करता है। दोस्तों होमवर्क जो है वो स्वाध्याय यानी घर आकर होमवर्क करते हैं तो ठीक है, सेल्फ स्टडी में माहौल बढ़ता है, वो पढ़ने की उसकी इच्छा ज़्यादा होती है और वो
तो उसके साथ साथ छात्रों में गृह कार्य और क्या कर सकता है? थकान उत्पन्न करता है? बिल्कुल नहीं, गृह कार्य थकान तो उत्पन्न नहीं कर सकता। मनोरंजन की भावना कम कर देता है कि यार गृह कार्य नहीं दिया होता तो बच्चे मनोरंजन करते यार, तो ये भी नहीं है ऑप्शन। घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक है। क्या आपको टीचर ये सोच के होमवर्क देता है कि यार बच्चे को होमवर्क दो तो घर पे बैठे बैठे ओनली फॉर किताब लेके बैठा रहेगा और सवाल करता रहेगा, बिना फालतू बाहर घूमेगा नहीं, तो ये भी नहीं है दोस्तों। होमवर्क क्या करता है? तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, और जब वो होमवर्क कर रहा होगा उसके सामने ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आएंगे जिसके ऊपर वो सोचेगा यार ये कैसे हुआ, ये बात की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है, उसको वो पढ़ेगा, विचार शक्ति उसके अंदर उत्पन्न होगी, उसको विचार करके देख देख कर और बोल बोल कर लिखेगा और विभिन्न तथ्यों पर देखेगा और चर्चा भी करेगा, हाँ यार ये कैसे हुआ, तो उस पर तर्क शक्ति और विचार शक्ति उत्पन्न करता है होमवर्क, इसलिए ये छात्रों में सहायक है। तो ये ऑप्शन आपने जो दिया है ऑप्शन नंबर ए, वो क्या है, उनको 3 नंबर मिले हैं। और जिन्होंने थकान उत्पन्न करता दिया है वो तो होगा यहाँ, इनको 0 मिल सकता है, तो इनको तो 0 मिल ही जाएगा। फिर इनको मिलेंगे 2, इनको मिलेगा 1, ठीक है। मनोरंजन भावना कम करता है, इनको 1। अब अगर आप वर्तमान स्थिति को देखें और आप सोचें कि यार होमवर्क अगर मैं स्टूडेंट होता तो आप ऐसा ही सोचते कि हाँ यार होमवर्क से तो मनोरंजन की भावना कम ही होती है, हम घूम नहीं पाते हैं, इंटरेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप वो उस हिसाब से उत्तर नहीं देना, आपको शिक्षक के तौर पर और शिक्षक को मानते हुए उत्तर देना है। वर्तमान स्थिति वगैरह ऐसे नहीं देखना वहाँ पर, नहीं तो आपके सारे गलत हो जाएंगे आंसर, फिर आप बैठोगे अरे यार मैंने तो इस हिसाब से उत्तर दिया था, मेरे तो गलत हो गया, तो ऐसे नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी में आपसे कोई अपराध हो गया, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं और विद्यालय में आप कोई ऑफिस में वगैरह कहीं कार्य कर रहे थे और आपसे भूल से कोई गलती हो गई, कुछ टूट गया, अपराध हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, चुपचाप रहेंगे, हाँ भाई चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देंगे, या फिर इसे छिपाने की कोशिश करेंगे, या फिर पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे, बस बैठे बैठे पश्चाताप करते रहेंगे और घर जाकर रोएंगे यार क्या हो गया क्या हो गया, पश्चाताप की अग्नि जो है उसमें जलते रहेंगे, या फिर छिपाने की कोशिश करोगे यार किसी को बताना नहीं है, तो आप क्या करोगे एक शिक्षक के तौर पर? तो भाई चुपचाप रहने से कोई मतलब नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब पछतावे तो कुछ होना है नहीं, अब पछतावे हो तो क्या जब चिड़िया सूख गई खेत, तो इसकी जानकारी अपने अधिकारी को ही देंगे भाई, बी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर गलती हो गई है तो अधिकारी को जानकारी दे दोगे यार साहब क्या करूं, मैं ऐसा कर रहा था और मेरे से ऐसा हो गया, भूल से हुआ है, आपने जानबूझ कर नहीं किया है, तो ये आपको 3 नंबर दिलाएगा। अगर आप छिपाने की कोशिश करोगे तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर मिलेगा, और चुपचाप में भी 1 या 2 दोनों में से कोई एक मिलेगा, और 0 मिलने वाला है, पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे में, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जानकारी अधिकारी को देनी है, चुपचाप रहोगे तो आपको मिलेगा कितने नंबर? यहाँ पर आपको छिपाने की कोशिश नहीं करनी है, 0 इसमें मिलेगा, सॉरी मैंने भूल से पहले वो बताया, छिपाने की कोशिश नहीं करनी है, छिपाने की कोशिश करोगे फिर आप गलत साबित होंगे, तो 1 या 2 नंबर इसमें आपको मिलेंगे, 1 नंबर, और चुपचाप रहेंगे इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि वह व्यक्ति में विकास करे। निर्देशनकर्ता जो निर्देश देने वाला है वो किसका विकास करना है व्यक्ति में? वो तो ऑप्शन ए सूझबूझ का, बी उचित परामर्श प्रदान करने का, ऑप्शन सी दुर्बलताओं के समाधान का, ऑप्शन डी सृजनशीलता का। जल्दी से आंसर दीजिए और चेक करते रहिए आपके कितने सही हो रहे हैं। तो निर्देशनकर्ता का क्या लक्ष्य होना चाहिए? व्यक्ति में किसका विकास करे? सूझबूझ का, उचित परामर्श, दुर्बलताओं के समाधान का, सृजनशीलता का। भाई देखो निर्देशन करता है तो परामर्श देना तो उसका काम है ही, निर्देश तो वो देता ही है, परामर्श देने से कुछ नहीं होता दोस्तों, परामर्श तो हर कोई देता है, गली में चलते हुए आदमी भी कह देता है बेटा ये कर ले तेरे वो हो जाएगा, तो ऐसे परामर्श तो बहुत है देने वाले, लेकिन जब वो सुख दुख में साथ निभाते हैं तो वो हम मानते हैं उसको अच्छा फ्रेंड। तो उचित परामर्श देने का मतलब कोई मतलब नहीं है, सूझबूझ दे रहा है ठीक है, सूझबूझ का विकास कर रहा है 1 नंबर दे देंगे। अगर आपकी वो दुर्बलता, आपकी जो कमजोरियां हैं उनका अगर वो समाधान कर रहा है निर्देशन करता, तो मैं आपको 3 नंबर दूंगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है? दुर्बलताओं के समाधान का दोस्तों, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो दुर्बलताओं के समाधान का विकास कर रहा है व्यक्ति में तो वो एक अच्छा निर्देशनकर्ता माना जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर मिलेंगे। सृजनशीलता में आपको 2 मिल जाएंगे, यहाँ फिर अगर इसमें 2 मिलेंगे तो इसमें 1 मिल जाएगा, वो उन पर डिपेंड करता है किसको अच्छा मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से जो प्रशंसा करते हैं एक दूसरे की अच्छे काम में, तो उसको तकनीकी भाषा में, टेक्नोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? अनुशासन, छात्रों में मतभेदता, पुरस्कार, कुशल प्रबंध करने में सहादर। दोस्तों आंसर दीजिए फटाफट, कमेंट बॉक्स भर दो और शेयर करते रहिए। तो देखो इसका आंसर क्या होगा?
भाई सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा कर रहे हो, उसको तकनीकी भाषा प्रशंसा आपने किसी छात्र की है, सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत पर्सनल उसकी प्रशंसा की हाँ, और सामूहिक में प्रार्थना सभा में कहीं पर उसकी आपने प्रशंसा की है, हाँ बेटा ये देखो ये कितना अच्छा कर रहा है, आप भी ऐसा करो, ऐसे ऐसे अगर आप प्रशंसा कर रहे हो तो वो क्या है, तकनीकी भाषा में उसको क्या बोलेंगे, अनुशासन। बिल्कुल नहीं, अनुशासन का कोई मतलब नहीं है। छात्रों में मतभेदता, पुरस्कार, तो पुरस्कार प्रशंसा क्या है, पुरस्कार तो नहीं बोल सकते इसको हम तकनीकी भाषा में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी है, छात्रों में मतभेदता। तकनीकी या टेक्नोलॉजी या जो बोल सकते हो आप, इसको सांकेतिक भाषा में छात्रों में मतभेदता बोलेंगे। भाई आप किसी की व्यक्तिगत तौर पे प्रशंसा कर रहे हो कि हाँ देखो ये उस सारे दिन उसकी प्रशंसा कर रहे हो, तो बाकी वाले छात्र क्या कहेंगे, यार सर हम भी आपको तो उतना ही रेस्पेक्ट देते हैं, आप इसकी प्रशंसा क्यों करते रहते हो सारे दिन। तो उससे छात्रों में मतभेदता उत्पन्न होती है। वो फिर दूसरे छात्र उसको चिढ़ाते रहते हैं, भाई तेरे तो सर खास है, भाई तेरी तो सारे दिन प्रशंसा करते हैं, तो इससे छात्रों में थोड़ी मतभेदता उत्पन्न होती है। तो व्यक्तिगत तौर पे प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो इस पे आपको अगर भी टिक करके आओगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। और कुशल प्रबंध करने में सहादर है, हाँ भाई कुशल अच्छा करेगा, वो प्रशंसा करेंगे तो अच्छा करेगा, और तो इसमें आपको 2 नंबर जरूर मिलेंगे। और अनुशासन और पुरस्कार, इनमें से आपको 1 नंबर अनुशासन को मिलेगा, पुरस्कार को आपको 0 मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं है। भाई शिक्षण में अच्छी कुशलता और शिक्षण को एक अच्छा बनाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, छात्रों के समुदाय का होना। बिल्कुल, छात्र के समुदाय यानी छात्र ही नहीं हो, शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित होना, शिक्षक की बच्चों में सहज रुचि होना, शिक्षक में छात्र समस्या का समाधान करने की क्षमता होना, शिक्षण में कुशलता के लिए आवश्यक नहीं। दोस्तों इसमें सीधा सा आंसर हो जाएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि शिक्षक का उच्च कुल यानी कि भाई शिक्षक एक उच्च कोटि मतलब उच्च कोटि का तो होना ही चाहिए, उच्च कुल यानी कि मतलब अच्छे घराने से, अमीर परिवार से होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। एक गरीब परिवार का शिक्षक भी, उसके अंदर अच्छी स्किल्स हैं, वो आराम से अच्छे से बच्चों को बेहद अच्छे तरीके से समझा सकता है। तो ये शिक्षण में कुशलता लाने के लिए ये कोई फैक्टर मैटर नहीं करेगा, शिक्षक का उच्च कुल से संबंधित। तो इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको जो राइट होगा उसके बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, कला शिक्षण की व्यवस्था निर्भर होती है। कला शिक्षण यानी कि आर्ट एजुकेशन जो होती है उसकी व्यवस्था निर्भर करती है प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, यानी उसने क्या क्या डिग्रियां कर रखी हैं, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, या अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, या विद्यालय की परिस्थिति पर। 13वां क्वेश्चन, सभी आंसर दीजिए अपना अपना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैंने थोड़ा भूल से कला शिक्षण बोल दिया था, यहाँ पर क्या है कक्षा शिक्षण है। ठीक है, थोड़ा हो गया मिसप्रिंट। तो अब देखो इसमें क्या होगा, व्यवस्था निर्भर होती है। अब देखो प्रधानाचार्य ने भले ही MSc कर रखी हो, MA कर रखी हो, PhD कर रखी हो, इससे कक्षा की शिक्षण व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो ऑफिस में बैठा रहेगा और उसका काम ऑफिस में होगा। ठीक है, अब शिक्षण की व्यावसायिक निपुणता पर या अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, ठीक है अन्य शिक्षकों का सहयोग होगा तो अच्छी बनी रहेगी शिक्षण व्यवस्था। विद्यालय की परिस्थिति पर भी निर्भर करता है कि विद्यालय में वातावरण वगैरह कैसा है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है ऑप्शन बी, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। वो कितना निपुण है पढ़ाने में, वो कितना निपुण है, उसने क्या कर रखा है, उसने मतलब कितनी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, और वो कितना अच्छा और किस अन्य अलग अलग तरह की विधियों से समझाने में निपुण है, वो डिपेंड करेगा कक्षा की शिक्षण व्यवस्था पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर जिन्होंने दिया उनको 3 नंबर मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सभी कॉपी में लिखते रहना, अपने अपने आंसर फिर चेक करते रहना किसको कितना नंबर मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑप्शन है क्वेश्चन 14वां है, पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है। ए, शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, बी, परीक्षा पास करने में, सी, गृह कार्य पूरा करने में, या समय बिताने में। अब होमवर्क जो है, होमवर्क उससे क्या होता है, होमवर्क से क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, क्या ओनली फॉर आपको होमवर्क किस लिए बनता है, समय बिताने के लिए नहीं हो सकता, समय बिताने के लिए होमवर्क नहीं पाठ्य पुस्तक, भूल क्योंकि होमवर्क वाला क्वेश्चन पिछली बार आया था इसलिए होमवर्क की बात बीच में आ गई। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से क्या सहायता मिलती है, तो गृह कार्य पूरा करने में, बिल्कुल गृह कार्य पूरा करने में भी मिलती है सहायता। समय बिताने में, पाठ्य पुस्तक से समय बिताने में तो कोई सहायता नहीं मिलती, समय तो ऐसे ही घूम के बिता लेंगे। परीक्षा पास करने में, हाँ बिल्कुल परीक्षा पास करवाती है पाठ्य पुस्तकें। शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, यहाँ पर तो ए ऑप्शन है वो एकदम अच्छा राइट हो जाएगा। हाँ भाई शिक्षण कार्य है वो ठीक से संचालित हो, इसलिए पाठ्य पुस्तक बहुत जरूरी है, उसको विधिवत सिलेबस के हिसाब से अच्छे से पढ़ाया जा सकते और शिक्षण कार्य को अच्छा संचालित कर सके, उनको अच्छा मैनेजमेंट कर सके, इसलिए पाठ्य पुस्तक की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको 3 नंबर मिलेंगे, और गृह कार्य पूरा करना है, परीक्षा पास करनी है तो 2 नंबर है, गृह कार्य पूरा करने में 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है
आज का लास्ट क्वेश्चन, 15वां विद्यालयों में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि सामूहिक शिक्षण यानी कि 2-3 क्लास साथ में बैठा के शिक्षण व्यवस्था की जाती है, क्योंकि शासन ऐसा चाहता है, शिक्षकों को इसमें सहायता होती है, क्योंकि बार बार अलग अलग क्लासों में जाना, इससे अच्छा एक साथ बैठा के पढ़ा लो। यहाँ पर हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्राय कम होती है, विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। हाँ भाई, एक एक कक्षा में 5-5, 10-10 बच्चे हैं, तो उनके लिए अलग अलग क्लासें कौन लगाए, इसलिए साथ में पढ़ा देते हैं। किस वजह से सामूहिक शिक्षण व्यवस्था की जाती है, रीजन क्या है इसका, बताइए, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा? अब शासन ऐसा चाहता है, शासन तो ऐसा नहीं कहता कि भाई आप साथ साथ पढ़ाओ, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको नंबर कम मिलेंगे। ठीक है, अब फिर देखो, शिक्षकों को इसमें सहायता होती है, बिल्कुल सहायता होती है, क्योंकि उनको बार बार अगले क्लासों में नहीं जाना पड़ता। लेकिन इसका मेन रीजन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, उनको एक मजबूरी आ जाती है। विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम होती है, 5-6 विद्यार्थी हो एक क्लास में, 6ठी-7वीं में, तो उनको फिर साथ बैठा के सामूहिक शिक्षण करवाते हैं, और थोड़ा बहुत होमवर्क उसको देते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको देते हैं, इस प्रकार, और जो कॉमन चैप्टर होते हैं उनको एक साथ पढ़ा लिया जाता है। तो इसमें 3 नंबर आपको मिलेंगे, विद्यार्थियों की संख्या कम होती है इस पर। ठीक है, और हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्राय कम होती है, इसमें आपको मिलेंगे, इसमें आपको क्या मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा। और शिक्षकों को इसमें सहायता होती है, इसमें आपको 2 मिल जाएंगे, और इसमें तो आपको 0 मिलना है ही। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के, जो कि आपको BSTC PTET इनमें पूछे जाएंगे। 2021 में BSTC PTET यानी कि आपकी जो डेट है वो हो चुकी है 29 अगस्त और 31 अगस्त। ठीक है, 31 अगस्त और 29 अगस्त डेट तो फाइनल है। तो इसके अंदर ये आपके पूछी जाएगी शिक्षण अभिरुचि, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो ये 15 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनमें से हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ पूछ लिया जाए। तो ये थी आज की क्लास, BSTC PTET 2021 11वीं 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड रीजनिंग GK। इस चैनल पर डेली इसके वीडियो मिलते रहते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन मिलते हैं। तो इस चैनल को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और आगे से आगे शेयर कर लेना है। ठीक है, ताकि और भी लोग यहाँ पर क्लास देख सकते हो, और आप 15-20 दिनों को जो आपके पास टाइम है PTET के लिए, तो उसमें आप कुछ अच्छा कर सके। तो चलिए, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एक रीजनिंग का भी लेक्चर लाएंगे, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे रीजनिंग के सवालों पर। तो चलिए, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो जो इस लाइव से जुड़े, जिन्होंने इस सेशन को पूरा देखा और इसमें इंटरेस्ट लिया, आंसर दिए और अपना खुद का टेस्ट लिया कॉपी पेन उठाकर, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने साथ बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मैं राधेश्याम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो आपने अगर राधेश्याम क्लासेज को फर्स्ट बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना यार, इससे मनोबल बढ़ता है हमारा, और वीडियो बनाने की इच्छा होती है आपके लिए। तो चलिए, आज के इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।